हेलो स्टूडेंट्स, अनिमा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर 4 लॉज ऑफ मोशन, इस चैप्टर के हर एक क्वेश्चन को काफी अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को पूरा सॉल्यूशन के साथ बताऊंगी। हर एक क्वेश्चन को पूरा डिटेल में समझाऊंगी, पूरा बारीकी से उसके रीजन के साथ बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले तो आप इस चैप्टर का सबसे पहले आप लोग लेक्चर वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, मेरा जो एनएम क्लासेस में जो लेक्चर वीडियो पहले उसको देखिए, एंड देन उसके बाद आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बनाइए। उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चंस में अपलोड किए, उसको पहले उसको फिर देखिए। ठीक है, उसके बाद पीवाईक्यूज यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी आप लोग बनाइए, और लास्ट में क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस को भी बनाइए। ठीक है, अनिमा क्लासेस में हर एक चीज का यानी कि एमसीक्यू, पीवाईक्यू, क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन सारा कुछ का आपका सॉल्यूशन के साथ डला हुआ है, तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आप लोगों को क्या करना है कि उतारना है और अच्छे से समझ करके उतारना है, और फिर उसको देन प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस करते रहना है। इससे क्या होगा कि आप लोगों का एग्जाम का पैटर्न आप लोगों को समझ में आएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए, और इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि जब तक सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तब तक आपको हर एक वीडियो आसानी से अवेलेबल नहीं हो पाएगा। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाद फिर आपको सारा वीडियो आसानी से मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, अनिमा क्लासेस को, ताकि आपको हर एक वीडियो आसानी से मिल सके और आप लोग अच्छे से हर एक वीडियो को देख सके प्रॉपरली। अनिमा क्लासेस की फुल गारंटी लेता है कि आप लोगों को एग्जाम आते आते पूरा तरीके से प्रिपेयर कर देने के लिए। तो इसलिए अनिमा क्लासेस सब्सक्राइब कर लीजिए पहले। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेक्स्ट फोर्स एक्टिंग ऑन। यहाँ पे बोला गया है कि जितना भी यहाँ पे आपका दिया हुआ रहेगा उसका आपको मैग्नीट्यूड बताना है और डायरेक्शन बताना है। ठीक है, जितना भी फोर्स यहाँ पे लगा हुआ है उसका। ठीक है, तो पहला क्या दिया गया है कि अ ड्रॉप ऑफ रेन फॉलिंग डाउन विथ इज अ कांस्टेंट स्पीड। यानी कि यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक रेन का ड्रॉप है, ठीक है, वो फॉल हो रहा है यानी कि गिर रहा है नीचे तरफ कांस्टेंट स्पीड में, यानी कि एक एक एवरेज स्पीड से गिर रहा है। ठीक है, इसका बताना है आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो आंसर लिखिएगा, द नेट फोर्स इज 0 is the speed of the rain drop falling down is constant, its acceleration is 0. Therefore, from Newton's second law of motion, the net force acting on the raindrops is 0. Alright. बी में क्या पूछा गया, अ कॉर्क ऑफ मास 10 ग्राम फ्लोटिंग ऑन वाटर। यहाँ पे बोला गया है कि एक कॉर्क का मास जो है वो 10 ग्राम है। ठीक है, और वो क्या कर रहा है कि वाटर में फ्लोट कर रहा है यानी कि तैर रहा है। ठीक है, तो इसका आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना है। तो उत्तर लिखिएगा, द नेट फोर्स इज 0, इट इज नॉन दैट द वेट ऑफ cork floating on water acts downward. The weight of the cork is balanced by about force exerted by the water in the upward direction. Therefore, no net forces acts on the floating cork. सी में क्या बोला गया, a kites skillfully held stationary in the sky। यानी कि काफी स्किल तरह से, यानी कि काफी एक काइट को काफी स्किल टाइप से, और उसमें क्या क्या किया जा रहा है कि आसमान में उड़ाया जा रहा है। स्किलफुली यानी कि काफी काफी निपुणता से अपना वो क्या कर रहा है कि काइट्स जो है वो आसमान में उड़ा रहा है। निपुणता यानी कि काफी ज्यादा उसमें उसको पूरा अच्छे से आता है उड़ाने के लिए। ठीक है, निपुणता। तो आंसर लिखिएगा, द नेट फोर्स इज 0, द काइट इज स्टेशनरी इन द स्काई indicates that it is not moving. Therefore, from Newton's second law of motion, the net force acting on the kite is 0. Alright. क्वेश्चन नंबर डी में क्या है, अ कार मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ
30 किलोमीटर पर आवर ऑन ए रफ रोड। एक रोड में क्या है कि एक कार मूव कर रहा है, यानी कि एक कार चल रहा है और कितना स्पीड से चल रहा है, 30 किलोमीटर पर आवर में, यानी कि हर एक घंटा में वो 30 किलोमीटर क्रॉस कर रहा है, ठीक है, एक रफ रोड में। तो इसको आपको बताना है, तो आंसर लिखिएगा द नेट फोर्स इज 0 इज द कार इज मूविंग विथ constant velocity, its acceleration is 0, therefore from Newton's second law of motion, net force acting on the car is equal to 0. Alright, ये नंबर में क्या है कि a high speed electron in space 4 form or material objects and free of electric and magnetic fields। यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक हाई स्पीड में इलेक्ट्रॉन जो है वो एक बहुत सारे मटेरियल है और बहुत सारे आजाद इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, उन सब में क्या हो रहा है कि उन सब के बीच में है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में है। तो आंसर क्या लिखिएगा, द नेट फोर्स इज 0 इज द हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन इज फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑल द फील्ड्स, नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन द इलेक्ट्रॉन। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया, अ पीपल ऑफ मास 0.05 kg is throw vertically upwards, ignore resistance and give the direction and magnitude of the net force on the pebble। यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक पीबल का मास है जो 0.05 kg दिया हुआ, ठीक है, और उसे वर्टिकली अपवर्ड्स फेंका जा रहा है, ठीक है, थ्रो किया जा रहा है यानी फेंका जा रहा है, और उसका जो हवा है उसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है डायरेक्शन में एंड मैग्नीट्यूड में। तो उसका नेट फोर्स आपको पीबल का बताना है कि उसका नेट फोर्स आपका कितना होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या दिया हुआ, ड्यूरिंग द इट्स अपवर्ड मोशन, यानी कि अपवर्ड मोशन में उसका नेट फोर्स बताना है। तो आंसर लिखिएगा, इट इज नोन दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड irrespective of the direction of motion of an object. The only force that acts on the pebble thrown vertically upward during its upward motion, gravitational force from Newton's second law of motion, जिसका क्या हो जाएगा, F equal to m into a। मास m का मतलब और a का मतलब एक्सीलरेशन और f का मतलब तो पता ही है, फोर्स। तो where F is the net force, M is the mass of pebble, M कितना दिया हुआ है 0.05 kg and A is the acceleration due to gravity। तो A जो है वो G के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ग्रेविटी का कितना होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होता है ना, तो A का भी उतना ही होगा। तो क्या लिखिएगा, F इक्वल टू 0.05 मास की जगह पे इंटू ए की जगह पे 10 इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.5 न्यूटन, ठीक है, सिंबल इसका न्यूटन ही होता है। उसके बाद लिखिएगा, therefore the net force on the pebble is 0.5 न्यूटन and this force acts in the downward direction। क्वेश्चन नंबर बी में है, during its downward motion the only force that acts on the pebble during its downward motion in the gravitational force, therefore the net force on the pebble in its downward direction is same as in upward direction, that is 0.5 Newton and this force acts in the downward direction। Alright, क्वेश्चन नंबर सी में क्या बोला गया, at the highest point where it is momentarily at rest, do your answers change if the pebble was thrown at the angle of 45 degree with the horizontal direction। यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक
हाईएस्ट पॉइंट पे मोमेंटली जो है वो रेस्ट कर रहा है, ठीक है। और आपको आंसर में चेंज करके क्या करना है कि जो पेबल है वो क्या करना है, उसको थ्रो करके कितना डिग्री में, मतलब एंगल में कितना में, कि 45 एंगल में आपको क्या करना है कि हॉरिजॉन्टली आपको थ्रो करना है। और उसके बाद उसको बताना है उसमें कि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन क्या होगा, यानी कि नेट फोर्स क्या होगा, ठीक है। तो आंसर लिखिएगा, व्हेन द पेबल इज थ्रोन एट एन एंगल of 45 degree with the horizontal, it will have both the horizontal and vertical components of velocity at the highest point. Only the vertical component of velocity becomes zero. However, the pebble will have the horizontal component of velocity throughout its motion. This component of velocity throughout its motion, this component of velocity produced no effect on the net force acting on the pebble. Therefore, the net force on the pebble is 0.5 Newton. All right. तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, neglect air resistance throughout and give the magnitude and direction on it the net force acting on a stone at mass 0.1 kg. यहाँ पर भी आपको 0.1 kg आपका यहाँ पर मास दिया हुआ है और उसमें आपको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बताना है, ठीक है। नेट फोर्स बताना है कि कितना नेट फोर्स वहाँ पे एक्ट कर रहा है, यानी कि टोटल बल बताना है। तो ए में क्या दिया हुआ है, जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ अ स्टेशनरी ट्रेन, यानी कि स्टेशनरी ट्रेन का आपका क्या कर रहा है कि ड्रॉप कर रहा है विंडो से, ठीक है, इसमें स्टेशनरी ट्रेन, तो उसका नेट फोर्स आपको बताना है। तो आंसर होगा यहाँ पे, इट इज गिवन दैट मास ऑफ द स्टोन कितना दिया हुआ है, m इक्वल टू 0.1 kg, acceleration of the stone a equal to c equal to 10 meter per second square. From Newton's second law of motion, the net force acting on the stone is F equal to ma equal to mg, ठीक है। क्या हो जाएगा, F equal to ma मतलब ही mg हो जाएगा, क्योंकि a जो है एक्सीलरेशन जो है वो ड्यू टू ग्रेविटी होता है, ठीक है। तो एम की जगह पे mg भी बोल सकते हैं, तो f m की जगह पे 0.1 मास आपका दिया हुआ है और एक्सीलरेशन आपका 10 तो होता ही है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 न्यूटन। It is known that acceleration due to gravity always acts in the downward direction. Therefore, the magnitude of force is 1 Newton and its direction is vertically downward. Question number B में है, just after it is dropped from the window of a train running at a constant velocity of 36 किलोमीटर पर आवर, यानी कि स्टोन जो है वो कितना में एक्ट कर रहा है, ड्रॉप कर रहा है विंडो से, जब ट्रेन जब चल रहा है तब एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ड्रॉप कर रहा है, ठीक है। और कितना वेलोसिटी से, 36 किलोमीटर पर आवर, यानी कि हर एक घंटा में 36 किलोमीटर मूव कर रहा है। तो आंसर हो जाएगा, इट इज गिवन दैट द ट्रेन इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी, देयरफॉर its acceleration is 0 in the direction of its motion, that is the horizontal direction, thus no force is acting on the stone is because of acceleration due to gravity and it always acts vertically downward. Therefore, the magnitude of force is 1 Newton and its direction is vertically downward. सी में क्या बोला गया, जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ अ ट्रेन एक्सेलरेटिंग विथ 1, यानी कि वैसे ड्रॉप कर रहा है विंडो में, ट्रेन जो है वो एक्सेलरेट हो रहा है कितना में, कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, ठीक है। तो इसका आंसर लिखिएगा,
It is given that the train is accelerating at the rate of 1 meter per second square. Therefore, the net force acting on the stone is F, F is equal to ma equal to 0.1 into 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 न्यूटन हो जाएगा. ठीक है. दिस फोर्स इज एक्टिंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. नाउ व्हेन द stone is dropped, the horizontal force stops acting on the force acting on a body at an instant and not on earlier situations. Therefore, the net force acting on the stone is given only by acceleration due to gravity. That is क्या हो जाएगा F equal to mg equal to 1 Newton. Therefore, the magnitude of force is 1 Newton and its direction is vertically downward. Alright. Last D में क्या बोला गया है? Lying on the after floor of a train which is acceleration with 1 meter per second square, the stone being at rest relative to the train. यहाँ पे क्या बोला गया है कि लाई कर रहा है फ्लोर में. ठीक है. ट्रेन कितना एक्सेलरेशन उसका हो रहा है कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से. ठीक है. तो वो जो स्टोन है वो अभी रेस्ट पे है ट्रेन के रिलेटिव में, यानी कि ट्रेन के रिस्पेक्ट में. ठीक है. तो उसका नेट फोर्स क्या हो जाएगा? तो आंसर लिखिएगा. इट इज नोन दैट द वेट ऑफ द स्टोन इज बैलेंस्ड बाय द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द फ्लोर. द ओनली एक्सेलरेशन इज प्रोवाइडेड बाय द horizontal motion of the train. Alright. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है? One end of the straight of length L is connected to practical of mason and the other to a small peg on a smooth horizontal table. If the practical move in a circle with speed v, the net force on the particle is. यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक स्ट्रिंग है. ठीक है. जिसका लेंथ कितना दिया हुआ है? जिसका लेंथ दिया हुआ है L दिया हुआ है. ठीक है. और वो क्या है कि कनेक्टेड है एक मास से, मास m से. ठीक है. यानी कि यहाँ से यहाँ m है. ठीक है. एंड द अदर स्मॉल पेग ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल. एक हॉरिजॉन्टल टेबल में है स्ट्रिंग. ऑलराइट. और क्या बोला गया? इफ द पार्टिकल मूव इन अ सर्कल विथ स्पीड v. यहाँ पे एक पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कल के तौर पर कितना स्पीड से? v स्पीड से, यानी कि एक्सेलरेशन जो आपका v है. तो एंड नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज. तो यहाँ पे जो आपका स्ट्रिंग का जो पार्टिकल है उसका नेट फोर्स आपको बताना है. ठीक है. तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है t, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है t माइनस एम बी स्क्वायर बाई एल, थर्ड है t प्लस एम बी स्क्वायर बाई एल एंड फोर्थ है 0. तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट t. अब what reason about the answer is t. ठीक है. तो that reason is t is the, यहाँ पे आपको फिर क्या बोलना है कि t is the tension in the string. यानी कि यहाँ पे आपका और एक चीज दिया हुआ है कि यहाँ पे जो, तो ये स्ट्रीट में जो है यानी कि यहाँ पे जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन यानी कि मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, तनाव. ठीक है. वहाँ पे तनाव जो है वो आपका खिंचाव जो है वो आपका टी दिया हुआ है. ठीक है. तो अब आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा आंसर होगा. तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट टी. तो अब बोलिएगा कि मैम टी क्यों हो रहा? व्हाट रीजन अबाउट द दैट क्वेश्चन? आंसर इज टी. तो दैट रीजन इज, आंसर में लिखिएगा, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अ पार्टिकल कनेक्टेड टू अ स्ट्रिंग रिवॉल्विंग इन द circular path around the center is provided by the tension proceed in the string. Therefore, the net force of on the
particle is the tension T, that is F equal to T equal to mv square by L. ऑलराइट, तो क्या हो जाएगा, F is the acting on the particle. ऑलराइट, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड. ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, अ कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 15 न्यूटन इज अप्लाइड टू अ body of mass 20 kg moving initially with a speed of 15 meter per second. How long does the body take to stop? यहाँ पे आप क्या बोला गया है कि एक कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स है, तो कितना 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 फोर्स उसमें लग रहा है, 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा है बॉडी में, और उस बॉडी का जो मास है वो कितना है 20 kg, यानी कि 20 kg मास में 15 न्यूटन का बल लग रहा है, ठीक है, फोर्स लग रहा है, और वो जो है वो इनिशियली स्पीड से वो मूव भी कर रहा है, कितना स्पीड से, 15 मीटर पर सेकेंड स्पीड से, ठीक है, इनके एक्सेलरेशन 15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा. तो हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेबल इज स्टॉप, तो फिर वो स्टॉप कैसे होगा ये बताना है, ठीक है, वो बॉडी जो है. तो आंसर हो जाएगा, इट इज गिवन दैट रिटार्डिंग फोर्स F इक्वल टू 15 न्यूटन, मास ऑफ द बॉडी M इज इक्वल टू 20 kg, इनिशियली velocity of the body u is equal to 50 meter per second, final velocity of the motion v equal to 0. ठीक है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी 0 दिया हुआ, यानी कि स्टॉप करना है, ठीक है. फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन द एक्सेलरेशन प्रोसीड इन द बॉडी F इक्वल टू ma, यानी कि F कितना दिया हुआ -50 इक्वल टू m है 20 इंटू एक्सेलरेशन आपका निकालना है, ठीक है, a. तो क्या हो जाएगा आपका a इक्वल टू -50 डिवाइडेड बाई 20, आंसर हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कम टू रेस्ट v इक्वल टू u प्लस 80, तो v 0 दिया हुआ है, 15 u जो है यानी कि इनिशियल जो वेलोसिटी है यहाँ पे देखो 15 है, 15 प्लस एक्सेलरेशन तो अभी निकाले -2.5 और t निकालना है, तो t कितना हो जाएगा इक्वल टू -15 बाई डिवाइडेड बाई -2.5, तो आंसर हो जाएगा 6 सेकेंड. Therefore the time taken by the body to stop is 6 सेकेंड, यानी कि 6 सेकेंड के बाद जो है वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है. ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 है, a constant force is acting on a body of mass 3.0 kg changes its speed from 2.0 meter per second to 3.0 meter per second in 25 seconds. The direction of the motion of the body remains unchanged with what is the magnitude and direction of the force. यानी कि एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है एक बॉडी में जिसका मास कितना है 3.0 kg है, ठीक है. अगर उसका स्पीड जो है वो चेंज हो जा रहा है, ठीक है, 2.0 मीटर पर सेकेंड से 3.0 मीटर पर सेकेंड में, यानी कि 25 सेकेंड में, हर एक 25 सेकेंड में वो चेंज होते जा रहा है, ठीक है. तो उसका डायरेक्शन जो है बॉडी का वो अनचेंज्ड है, यानी कि उसका डायरेक्शन जो है वो अनचेंज्ड है. तो यहाँ पे आपको बताना है कि उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा फोर्स लगने पर, ठीक है. तो आंसर लिखिएगा, इट इज गिवन दैट मास ऑफ द बॉडी m कितना था 3 kg, इनिशियल स्पीड आपको दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड एंड फाइनल स्पीड बॉडी जो दिया हुआ है 3.5 मीटर पर सेकेंड. टाइम आपका कितना था 25 सेकेंड. फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन द एक्सेलरेशन प्रोसीड इन द बॉडी इक्वल टू u प्लस 80. तो v को हम लोग a भी मान सकते हैं, ठीक है, जिसमें अगर a को इधर लेके आएंगे और v इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा v माइनस q बाई t हो जाएगा, ठीक है. उसके बाद एक 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 निकालना है, यानी कि एक्सेलरेशन आपको निकालना है, ठीक है. v की जगह पे 3.5 हो जाएगा,
देखो यहाँ पे ये जो आपका फाइनल बॉडी है, फाइनल बॉडी का स्पीड है 3.5 हो जाएगा, माइनस यू जो है 2 है दिया हुआ, ठीक है। और टी तो 25 सेकेंड था, तो आप इन लोग को सॉल्व करेंगे तो 1.5 डिवाइडेड बाई 25 का आंसर हो जाएगा 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स F इक्वल टू एम ए, तो F कितना हो जाएगा, कितना फोर्स उसमें लग रहा है, तो मास कितना था 3 और ए तो अभी निकाले 0.6, तो हो जाएगा F हो जाएगा 0.18 न्यूटन। इज द application of force does not change the direction of its motion, therefore the magnitude of force is 0.18 Newton and direction is along the direction of motion. Alright. Question number 7th है, a body of mass 5 kg is acted upon by two perpendicular forces 8 Newton and 6 Newton give the magnitude and direction of the acceleration of the body. Alright. तो इसमें अब आपको बनाना है कि इट इज गिवन डाटा लिखिएगा, मास ऑफ द बॉडी कितना है 5 kg रिप्रेजेंटेड ऑफ गिवन डाटा। यहाँ पे एक डाटा पहले बनाइएगा, सबसे पहले 6 न्यूटन से एक 6 न्यूटन जा रहा है, यानी कि ये एक डाउन फ्लो कर रहा है, एक यहाँ से कॉन्स्टेंटली 8 न्यूटन पे जा रहा है और एक यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, जिसका कोण कितना है थीटा बना रहा है इस बॉडी का, ठीक है। तो लॉ ऑफ वेक्टर्स है यहाँ पे, ये जो यहाँ पे ये जो ऐसे दिया हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, ये वेक्टर्स है। रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस 8 न्यूटन एंड 6 न्यूटन, आर कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस अंडर रूट 8 स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, रूट अंडर द रूट 64 प्लस 36, आंसर हो जाएगा 10 न्यूटन। एंगल मोड बाय आर विथ द फोर्स ऑफ 8 न्यूटन, थीटा 10 -6 by 8, कितना हो जाएगा, -36.87 डिग्री। द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स that theta is the clockwise direction with respect to the force of magnitude 8 Newton. From Newton's second law of motion, the acceleration produced in the body ना होगा F इक्वल टू एम ए, एंड एक्सेलरेशन निकालने के लिए F by m हो जाएगा, तो F का कितना था, फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पे 10 न्यूटन लग रहा है, ठीक है, बाय एम मास दिया हुआ आपका 5, तो 10 by 5, तो आंसर हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। Therefore the magnitude of acceleration is 2 meter per second and direction is 37 degree with a force of 8 Newton में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, the driver of a 3-wheeler moving with a speed of 36 km per hour sees a child standing in the middle of the road and brings his vehicle to rest in 4.0 seconds, just in the time to save the child. What is the average retarding force on the vehicle? The mass of the 3-wheeler is 400 kg and the mass of the driver is 65 kg, ठीक है। देखो 3 व्हीलर यानी कि कोई 3 चक्का में जो एक ड्राइवर जो है वो गाड़ी को मूव कर रहा है, ठीक है, 36 किलोमीटर पर आवर से, यानी कि हर 1 घंटा में वो 36 किलोमीटर पर आवर से कर रहा है, मूव कर रहा है, उसकी स्पीड इतनी है, ठीक है। और एक मिडिल रोड में क्या है कि एक चाइल्ड है, यानी कि एक बच्चा है वो खड़ा है, ठीक है, एक बच्चा जो है वो खड़ा है और एक गाड़ी जो है वो मूव कर रही है 36 किलोमीटर पर आवर से, 36 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। और यहाँ पे एक बच्चा बीच रोड में खड़ा है, ठीक है, जो एक रेस्ट कर रहा है, जो रेस्ट लेकर जो है वो कितना टाइम कितना दिया हुआ है आपका 4.0 सेकेंड, ठीक है। और क्या बोला गया है कि इतना में वो जो चाइल्ड है वो रेस्ट पे खड़ा है, और क्या बोला गया है कि
यहाँ पे कितना फोर्स लगाएंगे व्हीकल में, यानी कि गाड़ी पर कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, इसमें इस गाड़ी में कितना फोर्स लगाएगा वो आदमी जिसका गाड़ी का वेट कितना दिया हुआ है, 400 केजी गाड़ी का वेट है। ठीक है, 400 केजी गाड़ी का वेट है, और जो आदमी जो उसके अंदर है उसका वेट है 65 केजी। ठीक है, तो इन दोनों के हिसाब से उसमें गाड़ी में वो जो व्यक्ति है वो कितना फोर्स एग्जिस्ट करेगा कि वो जो गाड़ी है जो है वो बच्चे को ना मार करके और स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, ये आपको बताना है। तो आंसर लिखिएगा, इट इज गिवन दैट इनिशियल स्पीड ऑफ द थ्री व्हीलर इज 336 किलोमीटर पर आवर, फाइनल स्पीड थ्री व्हीलर इज थ्री व्हीलर निकालना है आपको। ठीक है, v इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना है 4 सेकेंड। मास ऑफ द थ्री व्हीलर इज 400 केजी, मास ऑफ द ड्राइवर कितना था 65 केजी, टोटल मास ऑफ द सिस्टम कितना हो जाएगा 465 केजी। फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन द एक्सेलरेशन ऑफ द थ्री व्हीलर कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम v इक्वल टू u प्लस 80। एक्सेलरेशन निकालना है तो v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी हो जाएगा। एक्सेलरेशन 0, v माइनस 10 डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, तो ए कितना हो जाएगा आपका डिवाइडेड बाई 4, टाइम कितना था 4 हो जाएगा। ए कितना हो जाएगा -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द वेलोसिटी ऑफ द थ्री व्हीलर इज डिक्रीजिंग विथ टाइम। फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द थ्री व्हीलर कैन बी कैलकुलेटेड एस एफ इक्वल टू एम ए। ऑलराइट, तो एफ कितना हो जाएगा 465 इंटू माइनस 2.5, तो कितना हो जाएगा एफ माइनस 1162.5 न्यूटन। द नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द फोर्स इज एक्टिंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन of the three wheeler, therefore the average retarding force on vehicle is minus 1162.5 न्यूटन। ऑलराइट, यानी कि नेगेटिव साइन यहाँ पे इससे पता चल रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पे जो जिस डायरेक्शन से वो चल रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको फोर्स लगाना पड़ेगा। एकदम ब्रेक मारेगा तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक मार रहा है, तभी ना जाकर के वो जो है वो स्टॉप होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है कि ए रोकेट विथ अ लिफ्ट ऑफ मास 20,000 kg is blasted upwards with an initial acceleration of 5.0 meter per second square calculated in the initial thrust of the blast। एक रॉकेट जो है उसका मास कितना है कि उस रॉकेट का मास जो है वो 20,000 kg है। ठीक है, और वो अपवर्ड में ब्लास्ट कर रहे हैं कि ऊपर जाकर के अगर वो ब्लास्ट करेगा उसका इनिशियल जो एक्सेलरेशन है वो 5.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो उसमें वो ब्लास्ट जो कर रहा है तो उसका जो थ्रस्ट है वो आपको कैलकुलेट करना है, यानी कि फोर्स। ठीक है, थ्रस्ट का मतलब क्या है यहाँ पे फोर्स, फोर्स जो वो आपको कैलकुलेट करना है। तो आंसर लिखिएगा, इट इज नोन दैट मास ऑफ द रॉकेट m इक्वल टू 20,000 kg, initial acceleration a equal to 5 meter per second square, acceleration due to gravity 10 meter per second square, by using Newton's second law of motion, by net force acting on a rocket by a retain is क्या लिखिएगा F माइनस एम जी, एम जी क्या है एम ए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा F इक्वल टू एम जी प्लस ए, क्या लिखिएगा एम की जगह पे 2000 20,000 एंड जी की ग्रेविटी तो 10 होगा और एक्सेलरेशन 5 दिया हुआ। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा F 3 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन। देयरफॉर द इनिशियल थ्रस्ट यानी कि फोर्स जो है वो ब्लास्ट करने में कितना हो जाएगा, इनिशियल फोर्स जो कितना लगेगा उसमें 3 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन का फोर्स लगेगा। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया आपको कि क्या पूछा गया है, अ बॉडी ऑफ मास 0.40 kg मूविंग इनिशियली
with a constant speed of 10 meter per second, subject to a constant force of 8.0 Newton directed towards the south for 30 seconds. Take the instant the force is applied to be t equal to 0. The position of the body at the time to be predict its position at t equal to 5 सेकेंड 25 सेकेंड एंड 100 सेकेंड। यहाँ पे एक बॉडी का मास जो है वो 0.4540 kg जो है वो दिया हुआ है और वो इनिशियली मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ, यानी कि एक एवरेज स्पीड के साथ मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड के साथ, ठीक है। और उसमें जो फोर्स लग रहा है, उस ऑब्जेक्ट में फोर्स जो लग रहा है वो लग रहा है आपका 8.0 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। हर 30 सेकेंड पे साउथ में, यानी कि दक्षिण के साइड 30 सेकेंड में लग रहा है। तो आपको क्या बताना है कि टी जो है वो 0 है बॉडी का पोजीशन में, ठीक है। तो आपको प्रेडिक्ट करना है कि टी 0 पे अगर उतना फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो अगर टी यानी कि टाइम अगर 5 सेकेंड दिया है तब कितना लगेगा, ठीक है, 25 सेकेंड है तब कितना लगेगा, और लास्ट है आपका कि 100 सेकेंड पे कितना लगेगा। तो आंसर लिखिएगा, इट इज गिवन दैट मास ऑफ द बॉडी m 0.40 मतलब 40 kg, इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉडी u 10 मीटर पर सेकेंड, ड्यू टू नॉर्थ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी f कितना दिया था 8.0 न्यूटन, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी कितना हो जाएगा A=F/m। तो एट इक्वल टू 0 यानी कि टी जो है वो 0 पर, ठीक है, इक्वल टू -8 डिवाइडेड बाई 0.4 इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा 5 सेकेंड पे। अब 5 सेकेंड पे हम लोग को देखना है, ठीक है, 5 सेकेंड पे। तो एक्सीलरेशन इज 0 एंड यू कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, तो एस बार कितना हो जाएगा ut पार प्लस 1/2a टी का पार होल का स्क्वायर 2, ठीक है। तो 10 इंटू 25 प्लस 1/2, यहाँ पे 2 सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है, टाइम है 2 सेकेंड 25 में, ठीक है, 2 सेकेंड टी जो है प्लस 1/2 माइनस 20 होल का स्क्वायर 25 बाई होल का स्क्वायर 2, तो क्या हो जाएगा 250 प्लस -625 माइनस 6250, ठीक है। तो क्या हो जाएगा -6000 मीटर हो जाएगा, ठीक है। 80 इज इक्वल टू 100 सेकेंड, फोर्स जो है वो 0 से इक्वल टू मतलब 0 के इक्वल टू टाइम जो है वो 0 के इक्वल भी हो सकता है, 0 से ज़्यादा भी हो सकता है। 30 सेकेंड एट इक्वल टू -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड u 10 मीटर पर सेकेंड, तो क्या हो जाएगा S1 जो है वो ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इस फॉर्मूला में फिट करना हो तो A1 u कितना है 10, टाइम आपका 30 प्लस हाफ इंटू -20 इंटू 30 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 300 माइनस 9000। उसके बाद क्या लिखिएगा S1 कितना हो जाएगा 700 यानी कि 8700 मीटर फॉर 30 सेकेंड जो है वो टाइम की इक्वल हो जाएगा या तो ज़्यादा हो जाएगा कितना से
और टाइम जो है वो इक्वल हो जाएगा 100 सेकेंड से या इक्वल हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू फॉर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू ut प्लस at, जहाँ पे 10 प्लस माइनस 20 इंटू 30 हो जाएगा, तो v कितना हो जाएगा 590 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर 30 सेकेंड कितना हो जाएगा माइनस 590 मीटर पर सेकेंड फॉर मोशन बिटवीन 30 सेकेंड टू 100 सेकेंड दैट इज इन 70 सेकेंड। तो S2 जो है वो क्या हो जाएगा vt प्लस हाफ at स्क्वायर, तो st क्या हो जाएगा S2 माइनस 590 vt की जगह पे, ठीक है, इंटू हाफ at स्क्वायर की जगह पे 70 कितना हो जाएगा 41,300 मीटर हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस हो जाएगा आपका S1 प्लस S2। तो S1 जो डबल भाग क्या हो जाएगा, S1 का कितना आया था माइनस 8700 प्लस S2 का आया था 41,300। ऑलराइट, तो आंसर कितना हो जाएगा माइनस 50,000 मीटर। देयरफॉर द पोजीशन ऑफ द बॉडी एट t minus 5 second is 50 meter. At the t 25 second is the minus 600 meter, and t equal to 100 second is minus 50,000 meter. All right. Question number 11 है, a truck starts from rest and accelerates uniformly at 2.0 meter per second squared. At t 10 second, a stone is dropped by a person standing on the top of the truck. Neglect air resistance. What are the, क्या बताना है सबसे पहले वेलोसिटी बताना है और सेकेंड में बताना है एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन, जिसका टाइम कितना दिया हुआ 11 सेकेंड, ठीक है। तो सबसे पहले वेलोसिटी इसका निकालना है, यानी कि एक ट्रक जो है वो स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, रेस्ट पे है और स्टार्ट कर रहा है, उसका जितना उसका एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म कितना कर रहा है 2.0 पर मीटर स्क्वायर से, ठीक है, और टाइम कितना दिया हुआ 10 सेकेंड। और उसी में एक पर्सन में जो स्टोन जो है वो ड्रॉप कर रहा है, यानी कि गिर रहा है, ठीक है, ट्रक के टॉप पर, यानी कि कितना दिया हुआ है 6 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड से वो 6 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है। तो आपको अब इसमें बताना है कि उसका वेलोसिटी कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले वेलोसिटी निकालना है, तो एक सॉल्व करेंगे पहले। इट इज गिवन दैट इनिशियली वेलोसिटी ऑफ द ट्रक u इक्वल टू 0, ठीक है, एंड एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम था 10 सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन v इक्वल टू u प्लस at इक्वल टू 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 10 हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। Therefore, the final velocity of the truck in the stone is 20 मीटर पर सेकेंड। एक टाइम कितना था आपका 11 सेकेंड, ठीक है, 11 सेकेंड। The horizontal component of velocity in the absence of air resistance remains unchanged, Vx equal to 20 meter per second. The vertical component is velocity of the stone is given by the first equation of the motion is ub equal to u plus ay delta t, where delta is कितना है 11 minus 10 यानी कि 1 सेकेंड, ये जो जी की इक्वल है यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। तो जो वी वाई इक्वल टू, देखो इस फॉर्मूला के यहाँ पे फिट करना है, ठीक है। तो वी वाई कितना हो जाएगा 0 प्लस यू की जगह पे 0 प्लस ए की जगह पे 10 इंटू टी की जगह पे 1, ठीक है, टाइम 1 निकला है यहाँ पे 1 सेकेंड, 1 क्या हो जाएगा आंसर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द resultant velocity of the stone is
टू वेलोसिटीज ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स, तो v कितना हो जाएगा अंडर द रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर अंडर द रूट 20 होल स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा अंडर द रूट 400 प्लस 100, तो ये होगा अंडर द रूट 500, तो क्या हो जाएगा 22.36 मीटर पर सेकेंड। कंसिडर थीटा is the angle made by the resultant velocity with the horizontal component of the velocity vx, तो क्या हो जाएगा tan थीटा v y by vx, tan थीटा क्या हो जाएगा tan v y by v z। ऑलराइट, उसके बाद होगा थीटा जो है वो 10 है, ऊपर में वी वाई निकला था और एक्स कितना था 20, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा 0.5, तो थीटा का आंसर क्या हो जाएगा 26.57 डिग्री। ठीक है, therefore the magnitude of the resultant velocity is 22.36 meter per second, making an angle of 26.57 degree with the horizontal component of the velocity। ऑलराइट, अब बी का क्या हो जाएगा इसमें, when stone is dropped from the back truck is horizontal force becomes zero, it continues to move due to gravity, so it has vertical downward acceleration is 10 meter per second square। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 12 में है आपका both of mass 0.1 kg hung from the ceiling of a room by a string 2 meter long is set into oscillation. The speed of the bob at its main position is 1 meter per second square. What is the trajectory of the bob is the string is cut when the bob is, ठीक है, तो ए में यहाँ पर क्या बोला गया 8 stone of its extreme positions, तो आंसर हो जाएगा if the string is cut when the bob is at one of its extremes, when the bob will fall velocity at the ground, therefore at the extreme position the velocity of the bob becomes zero। बी में क्या है at its main position, तो आंसर क्या हो जाएगा if the string is cut when the bob is at its main position, that then the bob will trace a positive projectile path, have the horizontal components of velocity only. The direction of this velocity is tangential to the arc formed by the oscillating bob. At the mean position, the velocity of the bob is 1 meter per second. Therefore, it will follow a parabolic. Alright. Question number 13 है what would be the readings on the scale of a man of mass 70 kg stands on a weighting scale in a lift which is moving। देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक स्केल रीड कर रहा है, ठीक है, जिसमें क्या है कि मेन का जो मास है यानी कि एक लिफ्ट में, ठीक है, ये लिफ्ट है सपोज दैट, ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक व्यक्ति है, ठीक है, जिसका भार कितना है 70 kg, ठीक है, एक लिफ्ट में है और यहाँ पे एक स्केल का रीडिंग किया हुआ है, ठीक है, तो ये स्केल रीड करना है, रीड कर रहा है यानी कि बता रहा है, ठीक है, लिफ्ट में, तो कितना बताएगा अगर लिफ्ट जो है वो मूव कर रहा है तो पहला क्या है अपवर्ड्स विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि अगर वो ऊपर जा रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से 10 मीटर पर सेकेंड से, तो वो किस प्रकार मूव कर रहा है ये बताना है, ठीक है, तो इट इज गिवन दैट मास ऑफ द मैन इज 70 kg। ऑलराइट,
and acceleration is a equal to 0 from Newton's second law r minus mg, mg यानी कि ma, ठीक है। where ma is the net force acting on the main, तो क्या हो जाएगा r minus 70 into 10 equal to 0, तो r का कितना हो जाएगा 700 न्यूटन। ऑलराइट, रीडिंग ऑन द वेटिंग स्केल, यानी कि वेटिंग स्केल पे रीड कर रहा है, तो कितना है 700 बाई 9, यानी कि 10 मानेंगे तो 70 kg, ठीक है। देयरफॉर द मास ऑफ द मेन इक्वल टू 770 kg। ऑलराइट, बी में क्या दिया हुआ है, डाउनवर्ड्स विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जब वो नीचे जा रहा है लिफ्ट, तो उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बताना है, तो आंसर लिखिएगा, एक्सेलरेशन यानी कि ए जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ आर इक्वल टू एम जी माइनस ए, न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से, तो आर क्या हो जाएगा 70 10 माइनस 5। हर एक का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए हर एक लॉ में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 70 इंटू 5, तो आर क्या हो जाएगा 350 न्यूटन। रीडिंग ऑन द वेटिंग स्केल 350 डिवाइडेड बाई जी, 350 डिवाइडेड बाई जी की जगह पे 10, क्या हो जाएगा 35 kg। ऑलराइट, देयरफॉर द मास ऑफ द मेन इज 35, ठीक है। सी में है अपवर्ड्स विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अपवर्ड में बताया जा रहा है कि अगर उसमें एक्सेलरेशन जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ, तो वो उसका जो रेडिंग स्केल जो है वो कितना केजी पर होगा, ठीक है। तो आंसर लिखिएगा, एक्सेलरेशन ए जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है अपवर्ड में, ठीक है। फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ आर इक्वल टू एफ एम जी प्लस ए। देखो, अब बोलिएगा कि मैम समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ भी तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, लेकिन आप दोनों में अलग अलग पूरा बता रहे हैं। तो देखो, यहाँ पे डाउनवर्ड जा रहा था, यानी कि जो एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटी के नीचे जा रहा था, ठीक है। इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो आपका बनेगा एम जी माइनस ए बनेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अपवर्ड जा रहा है, यानी कि ये डाउनवर्ड से ऊपर की ओर आ रहा है, ग्रेविटी से ऊपर, तो क्या हो जाएगा जी प्लस ए हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ऑलराइट, समझ में आ रहा होगा। तो इसलिए इसका फॉर्मूला पे पुट करेंगे सारा कुछ, तो कितना हो जाएगा 150 न्यूटन हो जाएगा, 1050 न्यूटन। इसलिए रीडिंग ऑन द वेटिंग स्केल क्या हो जाएगा 150 1050 डिवाइडेड बाई जी, तो क्या हो जाएगा 1050 बाई 10। आंसर कितना हो जाएगा 105 kg। देयरफॉर द मास ऑफ अ मैन एम इक्वल टू 105 kg। लास्ट डे में पूछा गया व्हाट वुड बी द रीडिंग इफ द लिफ्ट mechanism failed and it hurtled down freely under gravity। यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर रीडिंग कर रहा है लिफ्ट में, अगर उसका मैकेनिज्म जो है वो फेल हो गया है और हटेड वो डाउनली जा रहा है, फ्रीली मूव कर रहा है ग्रेविटी में, तब उसका जो है वो कितना केजी पे होगा, ठीक है। इनके डाउनवर्ड पूरा फ्रीली मूव करके और नीचे आ गया है तब। तो आंसर हो जाएगा आपका व्हेन द फीट मूव्स freely under gravity in acceleration g equal to 10 meter per second from Newton's second law mg minus a, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो रीडिंग ऑन द वेटिंग स्केल क्या हो जाएगा 0/9, तो 0/10 क्या हो जाएगा 0 will therefore man will be the state of weightless, ठीक है। वेटलेस हो जाएगा, यानी कि जब वो पूरा नीचे आ जाएगा, ना ऊपर है ना नीचे है पूरा, जब वो एकदम स्टिल पूरा डाउन में आ जाएगा, तब क्या हो जाएगा उसका जो नेट फोर्स है वो कितना हो जाएगा, तो मास से वो 0 kg हो जाएगा। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 14 है फिगर्स ऑन द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ अ प्रैक्टिकल पार्टिकल ऑफ मास 4 kg कंसिडर द डायमेंशनल मोशन बाय ओनली एंड फाइंड। देखो यहाँ पे
एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, टाइम ग्राफ है जो 0 से लेके -3 से और फिर कॉन्स्टेंटली आगे जा रहा है टाइम, ठीक है, और उसका मास कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मोशन, डायमेंशनल जो मोशन है वो पता करना है। तो ए में कितना दिया हुआ है, फोर्स ऑन पार्टिकल 4 t greater than 0 and t smaller than 0 and t greater than 4s, 0 greater smaller than t and smaller than 4s। तो सबसे पहले आपको t जो है वो स्मॉलर देन 0 को निकालना, 4t smaller than 0 क्या हो जाएगा, from the given graph it is observed that the position of the particle is coincident with the time axis. It indicates that the displacement of the particle is in the time interval is 0. Therefore, the force acting on the particle is 0. ठीक है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा 4t greater than 4 सेकेंड। अब इस पर क्या होगा, तो from the given graph it is observed that the position of the particle is parallel to the time axis. It indicates that the particle is at the rested at a distance of 3 meter from the origin. Therefore, no force acts on the particle। देखो यहाँ पे 4 सेकेंड में, तो यहाँ पे 3 सेकेंड के बाद जब आगे जा रहा है तो क्या हो जा रहा है, पूरा कॉन्स्टेंटली जा रहा है, तो यहाँ पे नो फोर्स लग रहा है, ठीक है। 4 0 smaller than t and 4, ठीक है। इस पर क्या हो जाएगा, फ्रॉम द गिवन पोजिशन टाइम ग्राफ इट इज ऑब्जर्व दैट द it has a constant slope, thus the acceleration produced in the particle is 0. Therefore, the force acting on the particle is 0. Alright. अब इसका बी में क्या बोला गया, इम्पल्स पता करना है, t जो है वो 0 पे और 4 सेकेंड पे। तो एट t इक्वल टू 0 पे इम्पल्स क्या हो जाएगा, इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, तो क्या हो जाएगा mv माइनस mu। तो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल m जो है वो कितना दिया हुआ, 4 kg। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल जो है वो 0 दिया हुआ, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है 3/4 मीटर पर सेकेंड। इम्पल्स क्या हो जाएगा, mv और mu में बैठाएंगे तो 3/4 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 3 kg मीटर पर सेकेंड। अब 4 सेकेंड पे एट t जो है वो 4 सेकेंड पे क्या हो जाएगा, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द particle u 3/4 मीटर पर सेकेंड एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल v इक्वल टू 0। तो इम्पल्स क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 मतलब 0 माइनस 3/4 क्या हो जाएगा, -3 kg पर मीटर सेकेंड। देयरफॉर इम्पल्स एट 0 सेकेंड पे हो जाएगा 3 kg पर मीटर सेकेंड और 4 सेकेंड पे हो जाएगा -3 kg मीटर पर सेकेंड। ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 15 में है, टू बॉडीज ऑफ मासेस 10 kg and 20 kg respectively kept on a smooth horizontal surface and tied to the ends of the light string. What is the tension in the string if a horizontal force F 600 Newton is applied along the direction of the string? What is the tension in the string? Each case. इस क्वेश्चन में बोला गया है कि दो मास दिया हुआ है, पहला मास आपका दिया हुआ है 10 kg एंड सेकेंड मास दिया हुआ है 20 kg, ठीक है, और वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, ठीक है, एक स्ट्रिंग पे। तो उसमें जो फोर्स लग रहा है वो 600 न्यूटन का फोर्स उसमें अप्लाइड हो रहा है उस स्ट्रिंग पे, ठीक है। तो उसमें टेंशन बताना है कि उसमें जो है वो कितना टेंशन उसमें होगा उस स्ट्रिंग पे, जो इच केस यानी कि यहाँ पे जो भी आपका क्वेश्चन में केस दिया हुआ है उसमें। तो ए में किया हुआ है, ए में यानी कि एक्सेलरेशन पे कितना होगा। तो देखो सबसे पहले आप लोग एक फिगर बनाइएगा जिसमें दो बॉडी दिया हुआ है, बॉडी ए और बॉडी बी, ठीक है। यहाँ पे दोनों में, यहाँ पे स्ट्रिंग में लोग दोनों में
टी जो है वो टेंशन दिया हुआ और एक्सेलरेशन ए दिया हुआ, ठीक है। तो गिवन दैट हॉरिजॉन्टल फोर्स इज 600 न्यूटन आपका दिया हुआ क्वेश्चन में, ठीक है। एंड मास ऑफ द बॉडी ए m1 इज 10 kg, ये जो है ये 10 kg है। एंड बी जो है m2 जो है वो 20 kg, ये m1 है और ये m2 है। ऑलराइट, टोटल मास ऑफ द सिस्टम m इक्वल टू m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा 30 kg। फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द सिस्टम इज f इक्वल टू ma, तो a कितना हो जाएगा f बाई m, तो क्या हो जाएगा 600 बाई 30, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन बॉडी ए, बॉडी ए में जो फोर्स लग रहा है वो क्या हो जाएगा, द इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी रिटेन इज f माइनस टी इक्वल टू ma, क्या हो जाएगा t इक्वल टू क्या हो जाएगा f माइनस m1a, तो 600 माइनस 10 इंटू 20, तो क्या हो जाएगा 400 न्यूटन। देयरफॉर टेंशन इन द स्ट्रिंग जो है वो कितना हो जाएगा 400 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर बी में बोला गया है कि बिलोंग द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग, यानी कि इन दोनों का डायरेक्शन बताना है, ठीक है, स्ट्रिंग पे। तो व्हेन फोर्स F इज अप्लाइड ऑन द बॉडी B, इधर और इधर का डायरेक्शन, तो बॉडीज मासेस फिगर भी बनाइएगा, ठीक है। इससे आपका क्वेश्चन जो है वो आंसर जो है वो ज़्यादा वेरीफाइड लगे और एग्जामिनर इससे ज़्यादा सेटिस्फाइड होता है, ठीक है। तो फिगर भी बनाइएगा। द इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी रिटन f माइनस 10 t इक्वल टू m2a इक्वल टू t इक्वल टू f माइनस m2a, क्या हो जाएगा t इक्वल टू 600 माइनस 20 इंटू 20, क्या हो जाएगा 200 न्यूटन। देयरफॉर t टेंशन स्ट्रिंग इज 200 न्यूटन। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 16 में है two masses 8 kg and 12 kg are connected at the two ends of a light in extensible string that goes over a frictionless pulley. Find the acceleration of the masses and tension in the string when the masses are related. देखो, एक पुले दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें क्या है एक तरफ 8 kg है और एक तरफ 12 kg है, ठीक है, दोनों मास दिया हुआ है। और उस पुले में आपको बताना है कि वो जो फ्रिक्शन लेस है यानी कि घर्षण नहीं कर रहा है उसमें, ठीक है। और क्या बताना है इसमें कि आपको इसमें टेंशन कितना लग रहा है, ठीक है, ये बताना है, यानी कि टी निकालना है। और ये किस एक्सेलरेशन के साथ हो रहा है ये आपको बताना है, ये दोनों चीज आपको बताना है, ठीक है। तो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आता ही आता है, बहुत बार पूछा गया है, तो आप लोग इसको जरूर से जरूर कीजिएगा, ठीक है। द गिवन सिस्टम ऑफ टू मासेस और पुले आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग, सबसे पहले फिगर बनाइए, ठीक है। एंड देन स्मॉलर मास m1 जो है वो 8 kg है, लार्जर मास m2 जो है वो 12 kg है। टेंशन इन द स्ट्रिंग जो है वो T दिया हुआ है, m2 owing to its weight moves down and moves downward with acceleration a and m moves m1 upward. Applying Newton's second law of motion on to the system of which for मास m1 के लिए क्या हो जाएगा, द इक्वेशन ऑफ द मोशन कैन बी रिटन इज t माइनस m1 g, क्या हो जाएगा ma, ये पहला इक्वेशन। फॉर m2 के लिए इक्वेशन क्या बनेगा m2 c माइनस t, यानी कि m2 a, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा m2 माइनस m1 c इक्वल टू m1 प्लस m2 a, तो a जो है वो हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, तो m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m2 प्लस m1 जी, ये आपका थर्ड इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब a जो है वो क्या हो जाएगा 12 प्लस 8
डिवाइडेड बाई 12 प्लस 8, 12 माइनस 8 एंड 12 प्लस 8 इंटू ग्रेविटी कितना है 10। ठीक है, दोनों को करेंगे तो 4 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100, तो ए जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। थस द एक्सेलरेशन ऑफ द मासेस इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू इन द इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में हर एक वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, तो mg माइनस टी इक्वल टू क्या हो जाएगा m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m2 प्लस m1 g, तो क्या हो जाएगा m2 माइनस, ये अंदर जाएगा तो m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m2 प्लस m1, तो 2m1 m2 एंड m1 प्लस m2 जी, तो 2 इंटू 12 इंटू 8 एंड डिवाइडेड बाई 12 प्लस 8 इंटू 10, तो क्या हो जाएगा 96 न्यूटन का टेंशन लग रहा है। थस द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 96। ऑलराइट, तो यहाँ पे टेंशन जो है वो कितना हो जाएगा 96 न्यूटन हो जाएगा, और एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 17 है, द न्यूक्लियस इज रेस्ट इन द लेबोरेटरी फ्रेम और रेजिस्टेंस डिफरेंसेस, सो द if it disintegrates into two smaller nuclei and products must move in the opposite directions. Alright, तो इसका आंसर आपको लिखिएगा, consider m1 m and m2 as the respective masses of the parent nucleus and two daughter nuclei. The parent nucleus is at rest, initial momentum of the system is 0. ठीक है, let v1 and v2 be the respective velocities of the daughter nuclei having masses m1 and m2. Total linear momentum of the system after disintegration क्या हो जाएगा m1 v1 plus m2 v2 from the law of the conservation of momentum। यहाँ पे तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा, तो टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल क्या हो जाएगा टोटल फाइनल मोमेंटम के। ठीक है, तो 0 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, तो m1 v1 जो है वो माइनस m1 v2 के हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस में है, अगर हम इसको इक्वल इसको इधर लाएं और इसको इधर किए तो क्या हो जाएगा माइनस m2 v2 हो जाएगा, जिसमें v1 जो है v1 का मान क्या हो जाएगा माइनस m2 v2, m1 जो ये इधर आ जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, m1 हो जाएगा। द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द फ्रेगमेंट्स ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियस मूव इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू ईच अदर। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 18 में है, टू व्हीलर्ड balls and each of the mass 0.05 kg moving in opposite directions with speed 6 meter per second collide the rebound with the same speed. What is the impulse imparted to each ball due to the other? ठीक है, यानी कि दो बॉल्स दिया हुआ है जिसका मास सबसे पहले दिया हुआ है 0.05 kg दिया हुआ है। ठीक है, और ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों मूव कर रहे हैं, दोनों का स्पीड क्या है 6 मीटर पर सेकेंड है, और दोनों जो है वो रिबाउंड में कोलाइड कर रहा है। ठीक है, यानी कि दोनों जो है वो एक दूसरे से कोलाइड कर जा रहे हैं, यानी कि मिल जा रहा है, यानी कि टकरा रहा है। ठीक है, तो इम्पल्स बताना है दोनों में कि दोनों बॉल में कितना इम्पल्स हो रहा है। ठीक है, तो आंसर लिखिएगा, इट इज गिवन दैट मास ऑफ ईच बॉल 0.05 kg, initial velocity of each ball 6 meter per second, magnitude of the initial momentum of each ball pi क्या है initial momentum यानी कि pi 0.3 kg per meter second, after collision the balls change their direction of motion without changing the magnitudes of their velocity। final momentum क्या हो जाएगा each ball यानी कि pf क्या हो जाएगा माइनस 0.3 kg meter per second, impulse imparted to the ball
इक्वल टू चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो क्या हो जाएगा, इम्पल्स पी एफ माइनस पी आई, यानी कि फाइनल मोमेंटम और फाइनल इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इम्पल्स इक्वल टू -0.3 था फाइनल वाला, और ये जो था ये 0.3 था, यहाँ माइनस था तो माइनस लिखेंगे, -0.3, तो क्या हो जाएगा -0.6 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर क्या हो जाएगा, द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल्स आर ऑपोजिट इन द डायरेक्शन, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। ठीक है, ये जो दोनों बॉल है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 19th में है, a cell of mass 0.020 kg is fired by a gun of mass 100 kg if the muzzle speed of the cell is 80 meter per second. What is the recoil speed of the gun? यहाँ पे बोला गया है कि एक सेल है जिसका मास दिया हुआ है, यानी कि गोली का। ठीक है, एक गोली का जो मास है, छोटा सा गोली का, वो आपका है 0.020 kg। ठीक है, और वो जो गोली जो है वो गन से निकल रहा है। ठीक है, गन से निकल रहा है और वो जाके शूट आउट हो रहा है 100 kg के मास पे। 100 kg के मास पे वो लग रहा है, वो गोली जा करके। ठीक है, और जिसमें उसका स्पीड जो है वो 80 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। तो वो जो है वो कितना लोकल रिकॉइल जो है वो गन में स्पीड कर रहा है, यानी कि जो गन में जो हम लोग उसको लगाते हैं, ठीक है, तो वो जो है वो कितना रिकॉइल कर रहा है ये आपको बताना है गन के, जब वो अंदर था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा, इट इज गिवन दैट मास ऑफ द गन इज 100 kg and mass of the shell is 0.020 kg. Muzzle speed of the shell कितना है, 80 मीटर पर सेकेंड। recoil of the speed of the gun क्या भी हो जाएगा, both the gun and shell are at rest initially. Initial momentum of the system is 0, तो फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा, mv माइनस mb। ठीक है, here the negative sign appears because the directions of the shell and the gun are opposite to each other. From the law of conservation of momentum, फाइनल मोमेंटम इक्वल हो जाएगा इनिशियल मोमेंटम का, तो एम बी माइनस एम बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो v जो है वो एम बी बाई एम हो जाएगा। तो v क्या हो जाएगा, m कितना दिया हुआ है 0.20 एंड v 80 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1000। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 0.016 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर हो क्या लिखिएगा फिर, therefore the recoil speed of the gun is 0.016 meter per second. All right. Question number 20th है, a batsman deflects a ball by an angle of 45 degree without changing its initial speed, which is equal to 54 km per hour. What is the impulse imparted to the ball? ठीक है, यानी कि एक बैटमैन जो है वो क्या कर रहा है, बॉल को हिट कर रहा है। ठीक है, 45 डिग्री पे, और उसका स्पीड जो है वो इनिशियल पे वो इक्वल है कितना, 54 किलोमीटर पर आवर, यानी कि हर एक घंटा में 54 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, तो उस बॉल का जो है वो इम्पल्स बताना आपको। ठीक है, तो द गिवन सिचुएशन कैन बी रिप्रेजेंटेड, देखो यहाँ पे 22.5 डिग्री, यहाँ पे भी 22.5 डिग्री। ठीक है, तभी ना दोनों मिला के कितना होगा, 45 होगा। ठीक है, तो इतना डिग्री पे वो यहाँ पे खड़ा है, जहाँ पे पी क्यू आर एस जो है ये ग्राउंड का एक लेवल है, जहाँ पे यहाँ पे खड़ा है, यहाँ से बॉल हिट हो रहा है, ये इधर उधर बॉल जा रहा है। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ द बॉल हिट बाय द बैट्समैन, यहाँ पे बैट्समैन खड़ा है, एंड वेयर ए ओ जो है, ए और ओ जो है वो क्या दिया हुआ आपका इंसिडेंट पाथ ऑफ द बॉल,
इंसिडेंटली जब बॉलर जो है वो बॉल को मारता है, ठीक है। और ओबी जो है वो पाथ फॉलोड बाय द आफ्टर ऑफ द रिफ्लेक्शन, यानी कि जब बैट्समैन जब बैटिंग करता है तो बॉल ओबी में जा रहा है, ठीक है। एंड एंगल AOB, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टिंग पार्ट ऑफ द बॉल 45 डिग्री, यानी कि जब वहाँ पे इनिशियली जब बॉल फेंक रहा है, जब बैट्समैन जब बॉल को हिट कर रहा है, तो इन दोनों के बीच जो एंगल बना रहा है वो 45 डिग्री बना रहा है, ठीक है, यानी कि थीटा बना रहा है। तो इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल v, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी v cos sin थीटा along द आरो। यहाँ पे अब हम लोग को v आरो पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा v cos थीटा along पे, ठीक है। तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी v sin थीटा along द PO, अब PO पे लगेगा v sin थीटा, ठीक है। इसमें आरो पे v cos थीटा और इसमें v sin थीटा, ठीक है। फिर लिखिएगा द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फाइनल वेलोसिटी equal to v sin theta along OP, the horizontal component of velocity suffer no change. The vertical components of velocities are in opposite directions. It is known that impulse imparted to the ball इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉल, ठीक है। क्या हो जाएगा, इम्पल्स इक्वल टू एम बी कोस थीटा माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस एम बी कोस थीटा, तो क्या हो जाएगा, दोनों में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2mb कोस थीटा हो जाएगा। इट इज गिवन दैट मास ऑफ द बॉल ना है m 0.51 kg, वेलोसिटी क्या है v इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो 2mb कोस थीटा की क्या हो जाएगा, 54 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 18, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। तो इम्पल्स जो है वो क्या हो जाएगा आपका, तो वो इम्पल्स का यहाँ पे दिया हुआ था 2mb कोस थीटा, तो वही लिखेंगे 2 इनकी जगह पे 0.15, ठीक है, इंटू ये की जगह पे 15 कोस थीटा, कोस और थीटा की जगह पे 22.5 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 14.16। तो देयरफॉर इम्पल्स जो है वो इम्पार्टेड जो बॉल है वहाँ पे बॉल में कितना इम्पल्स हो रहा है, तो 4.16 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 21 है, अ स्टोन ऑफ मास 0.25 kg tied to the end of the string is wrinkled in a circle of radius 1.5 meter with a speed of the 40 revolution divided by mm in a horizontal plane. What is the tension in the string? What is the maximum speed with which the stone can be wrinkled around if the string can withstand a maximum tension of 200 न्यूटन। देखो यहाँ पे मास जो है वो आपका स्टोन का यानी कि पत्थर का दिया हुआ है 0.25 kg, ठीक है। सर्किल पे, ठीक है, जिसमें उसका सर्किल का जो रेडियस दिया हुआ है, यहाँ पे सर्किल का जो रेडियस दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है रेडियस यहाँ से यहाँ तक का, वो कितना दिया हुआ है 1.5 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। और वहाँ पे स्पीड कितना दिया हुआ है 40 रिवोल्यूशन दिया हुआ है, यानी कि स्टोन जो है वो 40 रिवोल्यूशन से यानी कि 40 रिवोल्यूशन घूम रहा है, ठीक है। तो वो जो स्ट्रिंग का जो है यानी कि हॉरिजॉन्टली प्लेन पे घूम रहा है, यानी कि कोई जो है वो एक स्ट्रिंग पे पत्थर को बांध लिया है और स्ट्रिंग को घुमा रहा है ऐसे करके, ठीक है, 40 रिवोल्यूशन के साथ, ठीक है। तो उसका जो है उसका स्पीड बताना है कि मैक्सिमम स्पीड जो है वो उस अराउंड पे कितना पड़ रहा है, ये अराउंड में खड़ा होकर के उसका मैक्सिमम स्पीड कितना पड़ रहा है, ठीक है।
और क्या बताना है कि उसका जो टेंशन जो है वो अगर 200 न्यूटन अगर उसमें टेंशन देंगे, यानी कि यहाँ पे पत्थर पे ये स्ट्रिंग के साथ बंधा हुआ है, ठीक है, अगर पत्थर में 200 न्यूटन का अगर स्ट्रेंथ देंगे तो फिर उसमें टेंशन कितना लगेगा ये बताना है, ठीक है। तो लिखिएगा, इट इज गिवन दैट मास ऑफ स्टोन इक्वल टू 0.25 kg, रेडियस ऑफ द सर्किल कितना दिया हुआ है आर, यहाँ पे यानी कि ग्राउंड का जो रेडियस है उसका उसका कितना दिया हुआ है 2.5, ठीक है, सॉरी 1.5 1.5 दिया हुआ मीटर, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड, यानी कि हर एक सेकेंड पे जो रिवोल्यूशन है वो कितना हो, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इक्वल टू 40/60, यानी कि पर सेकेंड 60, तो 40 रिवोल्यूशन में तो क्या हो जाएगा 2/3 आरपीएस। तो एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी को डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है इस टाइप से, ठीक है, v/r, तो 2πn हो जाएगी आपका पहला इक्वेशन। द सेंटीमीटर फोर्स ऑफ फॉर द स्टोन इज प्रोवाइडेड बाय द टेंशन T इन द स्ट्रिंग, तो T इक्वल टू हो जाएगा F सेंटीमीटर फोर्स, ठीक है। तो mv²/r हो जाएगा, और तो लिखिएगा mr और एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर, तो mr क्या हो जाएगा 2πn का होल का स्क्वायर, ठीक है। देखो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी का मतलब ही यहाँ पे देखिए vr यानी कि 2πn, तो इसी को लिखेंगे 2πn का होल स्क्वायर एंगुलर वेलोसिटी की जगह पे, ठीक है। तो फिर लिखिएगा f सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा 0.25 इंटू 1.5 इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू 2/3, ठीक है। इसको इस फॉर्मूला में यहाँ पे फिट किए और होल का स्क्वायर, तो सेंटीमीटर फोर्स क्या हो जाएगा 6.57 न्यूटन। तो मैक्सिमम टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या हो जाएगा 200 पे, तो टी मैक्स क्या हो जाएगा mv² एंड mvx डिवाइडेड बाय r, तो वी मैक्स क्या हो जाएगा अंडर द रूट टी मैक्स इंटू r/m, तो टी मैक्स कितना है 200, तो 200 इंटू आर कितना रेडियस था 1.5, और एम तो अभी निकाले 0.25 दिया हुआ था आपका मास, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अब आंसर, एंड वी मैक्स का क्या हो जाएगा मैक्सिमम पर मैक्सिमम वेलोसिटी पे आंसर हो जाएगा 34.64 मीटर पर सेकेंड। थस द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द स्टोन इज कितना हो जाएगा 34.64 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 22 है, if in the speed of the stone is increased beyond the maximum permissible value and the string breaks suddenly, which of the following correctly describe the trajectory of the stone after the string breaks, यानी कि एक स्टोन का जो स्पीड है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, मैक्सिमम पे, तो अचानक अगर वो ब्रेक हो जा रहा है, सडनली ब्रेक हो जा रहा है, ठीक है, तो उस ट्रेजेक्ट्री पे यानी स्टोन पे जो है वो स्ट्रिंग पे जब ब्रेक हो जा रहा है तो ट्रेजेक्ट्री पे उसका जो डिस्क्राइब बताना है कि वो क्या होगा, ठीक है। पहला ऑप्शन है द स्टोन इज मूव्स रेडियली आउटवर्ड्स, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है द स्टोन टेल्स ऑफ प्रेजेंटली फॉर्म्स, एंड थर्ड ऑप्शन है द स्ट्रेंड breaks, the stone falls off and at the angle with the tangent whose magnitude depends on the speed of the particle। ऑलराइट, तो इसका आंसर जो है वो थर्ड हो जाएगा, द स्टोन falls off at an angle with the tangent whose magnitude depends on the speed of the particle। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 23, explain why a horse
connect, pull a cart and run in empty space। सब चीज का कारण बताना, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका, इन ऑर्डर टू पुल अ कार्ट अ हॉर्स pushes the ground backward with same force। The ground in turn exerts an equal and opposite reaction force upon the feet of the horse। This reaction force causes the horse to move forward and empty space is devoid of any such reaction force। Hence a horse cannot pull a cart and run in empty space। Alright, क्वेश्चन नंबर मतलब सेकंड में बी में पूछा गया है कि पैसेंजर्स आर थ्रोन फॉरवर्ड फ्रॉम देयर सीट्स व्हेन अ स्पीडिंग बस स्टॉप सडनली। यानी कि जो पैसेंजर जो है वो फॉरवर्ड जो है वो थ्रोन करते हैं, यानी कि होता है स्पीडिंग बस स्टॉप सडनली, क्योंकि काफी ज्यादा जब जहाँ पे स्टॉप जो है मतलब बस जो जहाँ पे स्टॉप करता है, ठीक है, तो वो जो है वो सीट्स के जब देखो जब बस जब स्टॉप करता है तो जो वहाँ पे पैसेंजर जो रहता है, ठीक है, जैसे ही वो सडनली अगर स्टॉप हो जाता है तो वो जो है उसका जो सीट से वो फॉरवर्ड, यानी कि जब स्टॉप होता है तो वो सीट से थोड़ा सा उसका कमर का ऊपर जो भाग है वो सडनली फॉरवर्ड हो जाता है, यानी कि आगे चला जाता है, ठीक है। तो क्यों ऐसा होता है ये बताना है। तो आंसर लिखिएगा, इफ स्पीडिंग बस स्टॉप सडनली द लोअर पोर्शन ऑफ अ पैसेंजर बॉडी which is contact with the seat suddenly comes to rest. However, the upper portion tends to remain in motion, so the passenger's upper body is thrown forward in the direction in the bus was moving। ये आपको पता ही होगा, पहले वाला कक्षा में भी पढ़ चुके हैं कि उसका नीचे का जो बॉडी रहता है वो बस के रिस्पेक्ट में वो क्या रहता है, यानी कि सीट के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट रहता है, कमर के नीचे का जो भाग रहता है पैसेंजर का, ठीक है। लेकिन जो कमर के नीचे का जो भाग रहता है वो रेस्ट पे रहता है, लेकिन कमर के ऊपर का जो भाग रहता है वो बस के हिसाब से रहता है, यानी कि बस अगर अचानक स्टॉप करता है उसका जो ऊपर का जो भाग है वो भी सडनली वो फॉरवर्ड आगे चला जाता है, ठीक है। फिर 6C में क्या बोला गया है कि इट इज इजियर टू पुल अ लोन मोवर देन द पुश इट। इसका रीजन बताना है, ठीक है। तो लिखिएगा, will pulling a lawn mower of force at angle theta is applied on this shown figure। फिगर में जिसमें एक सर्किल दिया हुआ है जो mg यानी कि नीचे mg दिया हुआ है और ऊपर में f sin थीटा, और ये यहाँ से इम्पैक्ट कर रहा है फोर्स में इसका, और फोर्स जो वो कॉन्स्टेंटली क्या चल रहा है, f cos थीटा चल रहा है, और जहाँ पे एंगल क्या बना रहा है, थीटा। तो resolution of the force will pulling a loan, the vertical component of this applied force acts upward। This reduces the effective weight of the power। While pushing a lawn mower, a force at an angle theta is applied on it। तो थीटा पे जब अप्लाइड करेगा तब क्या हो जाएगा, जो फोर्स है वो इधर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एंगल जो है वो थीटा हो जाएगा, और mg पे mg और f sin थीटा इधर हो जाएगा, और ये भी थीटा में हो जाएगा, ठीक है। एंगल जब अप्लाइड करेगा तब, ठीक है। एंड इट in this case the vertical component of the applied force acts in the direction of the weight of the mower। This increases the effective weight of the mower as the effective weight of the lawn mower is lesser than in the first case। Pulling the lawn mower is easier than pushing it। From Newton's second law of motion, F equal to ma equal to m delta v by delta t। पहला इक्वेशन आपका, वेयर एफ जो है वो क्या है, स्टॉपिंग फोर्स एक्सपीरियंस बाय द क्रिकेटर एज ही कैचेस द बॉल, एंड एन क्या है, मास ऑफ द बॉल है, और टी क्या है, टाइम ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द बॉल विथ हैज। फ्रॉम इक्वेशन 1 इट कैन बी ऑब्जर्व एट द इम्पैक्ट टाइम क्या हो जाएगा, एफ का 1 बाय डेल्टा टी हो जाएगा, ये आपका सेकंड इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है।
And equation second shows that the force experienced by the cricketer decreases if the time impact increases and vice versa. Therefore क्या हो जाएगा, it is easier to the lawn mower than the opposite. Alright. डी में क्या है कि a cricketer moves his hands backwards while holding a catch, यानी कि जो क्रिकेटर जो है जब बॉल को जब पकड़ता है, ठीक है, उसका हैंड जो है वो क्या करता है, हैंड जो है वो कैच करने के लिए बैकवर्ड की साइड जाता है, यानी कि इस टाइप का रहता है, ठीक है। तो ये आपको बताना है ऐसा क्यों रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा while taking a catch a cricketer moves his hand backward so as to increases the time of impact delta t. This is turn results in the decrease in the stopping force, therefore preventing the hands of the cricketer from getting hurt. Therefore a cricketer moves his hands backward while holding a catch, यानी कि क्रिकेटर को उस बॉल के फोर्स के बदौलत अपोजिट फोर्स लगाना पड़ता है, जिसके कारण जो है वो हैंड जो है वो उसे बैकवर्ड लेना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे यही रीजन बोला गया है। तो आशा करती हूँ कि आपको हर एक वीडियो अच्छे से समझ में आ गया हो। हर एक क्वेश्चन को मैं काफ़ी बारीकी से समझा करके बता रही हूँ कि किस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, ठीक है, कैसे इसको कैसे बनाना है, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि आप जो भी वीडियोस में डालूंगी, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि जो भी मैं वीडियोस डालूंगी वो आप तक जरूर सबसे पहले पहुंच जाएगा। सब मैं बार बार बोल रही हूँ, सबसे पहले आप इस चैप्टर का लेक्चर वीडियो को देखिए, फिर इसका क्वेश्चन आंसर को बनाइए, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, फिर एमसीक्यू को देखिए, पीवाईक्यूज को एंड क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस को। सारा कुछ आपको सॉल्यूशन के साथ दिया हुआ है समझा करके पूरा। तो जरूर से जरूर हर एक क्वेश्चन को अच्छे से बनाइएगा, ठीक है, और बार बार प्रैक्टिस कीजिए। मैं बार बार बोल रही हूँ कि प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट। तो ना कि सिर्फ आपका फिजिक्स का दिया हुआ है, बल्कि हर एक सब्जेक्ट का, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, हर एक सब्जेक्ट का आपका दिया हुआ है पूरा लेक्चर के साथ। वीडियो लेक्चर दिया हुआ है, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस दिया हुआ है, एमसीक्यू दिया हुआ है, फिर पीवाईक्यूज दिया हुआ है, एंड देन क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस भी अवेलेबल कराए गए हैं। तो इसलिए आप लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तब तक आपको हर एक सब्जेक्ट का वीडियो आसानी से अवेलेबल नहीं हो पाएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा तो क्या होगा कि आपको हर एक वीडियो जो है वो आसानी से मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जो वीडियो डालूंगी वो आप तक पहले पहुंचेगा, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। धन्यवाद।